स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि गुटखा और तंबाकू वाले पान मसाले पर 1 साल तक बैन, स्टोर करने पर भी होगी सजा। जी हां, बिहार में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला को लेकर की सरकार ने एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी है। बिहार में ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लागू कर दी है। ये प्रतिबंध 30 मार्च 2026 से प्रभावी है। जब सरकार ने यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। बिहार सरकार ने यूरिया की दर 266 रुपए किया निर्धारित। रिटेलर बोले 300 रुपए में दे रहे होलसेलर, जमकर काटा बवाल। दरअसल बात है कि बिहार में यूरिया खाद की कीमत को लेकर के विवाद बढ़ गया है। सरकार ने किसानों के लिए 45 किलो यूरिया की कीमत 266 रुपए प्रति बोरी निर्धारित की है, लेकिन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों में खुदरा खाद विक्रेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें होलसेल से ही यूरिया 280 से 300 रुपए तक मिल रही है। इसके अलावा दुकान तक खाद पहुंचाने में करीब 20 रुपए प्रति बोरी का अतिरिक्त खर्च भी हो रहा है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि वे सरकारी दर पर किसानों को यूरिया बेचेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी समस्या को लेकर के कई रिटेल विक्रेता कृषि पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि ऊपर से महंगे दाम पर खाद मिलने के बावजूद भी उनसे किसानों को 266 रुपए में बेचने की उम्मीद की जा रही है। मामले के बाद कृषि विभाग ने स्थिति को गंभीरता से लिया है। अब जांच और कार्रवाई के बाद जरिए ये पता लगाने की कोशिश होगी कि निर्धारित कीमत से अधिक पर यूरिया की आपूर्ति आखिर कहां और किस स्तर पर हो रही है। बिहार में वंशावली बनाने की टेंशन खत्म, नोटरी के शपथ पत्र को मिली मान्यता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने जन्म मृत्यु और फिर वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब इन प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों में नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत निष्पादन शपथ पत्र को भी मान्यता दी जाएगी। जब सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अंचल कार्यालय में ऐसे शपथ पत्रों को सिर्फ नोटरी होने के आधार पर अनावश्यक रूप से खारिज या फिर आपत्ति नहीं की जाए। इसे खास करके ग्रामीण इलाकों के लोगों को पंचायत और फिर अंचल कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। जमीन सर्वे, पैतृक संपत्ति के बंटवारे और फिर भूमि से जुड़े मामलों में वंशावली की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका सीधा फायदा ऐसे परिवारों को मिल सकता है। हालांकि नोटरी का शपथ पत्र सभी जरूरी दस्तावेज और फिर कानूनी प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं होगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। बिहार से बंगाल जाने वाले यात्री ध्यान दें, 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रहेगी रद्द, पूरी लिस्ट जारी। दरअसल बात है कि बिहार से बंगाल और झारखंड की ओर से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के कारण 21 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। मोकामा के पास राजेंद्रपुर और फिर सिमरिया क्षेत्र में डबल लाइन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मेगा NI ब्लॉक किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की जाएगी, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाएगा। रेलवे के अनुसार इस अवधि में कुल 845 ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिनमें 338 ट्रेनें रद्द और 384 ट्रेनें बदली हुए मार्ग से चलाई जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह और फिर अक्टूबर की शुरुआत में यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच ले। खास करके बिहार से पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों का ध्यान रखना होगा। रेलवे का कहना है कि ये काम पूरा होने के बाद इस महत्वपूर्ण रेल रूट की क्षमता और फिर परिचालन व्यवस्था बेहतर होगी। पूरे देश में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। दरअसल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में नियमों के खिलाफ चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने ऐसे निर्माण और फिर इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर जिन इमारतों का इस्तेमाल आवासीय मंजूरी के बावजूद भी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, उनके खिलाफ स्थानीय प्रशासन नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि देश भर में सभी घरों पर सीधे बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया है। कार्रवाई संबंधित स्थानीय कानून, नोटिस और फिर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ये होगी। बिहार में 2 रुपए में मिलेगा इलाज, नए स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत।
दरअसल बात है कि बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में 598 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्र को मंजूरी दी है। इनमें 164 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 434 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल है। इन केंद्रों पर मरीजों को सिर्फ 2 रुपए का पर्चा कटवा करके ओपीडी में इलाज की सुविधा मिलेगी, जबकि दवाएं और फिर कई जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। इन केंद्रों में सामान्य इलाज के साथ मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य जांच और संचारी एवं गैर संचारी रोगों की जांच जैसी करीब 12 तरह की सेवाएं दी जाएगी। खास तौर पर शहरी, गरीब और फिर स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जरूरत पर वाले इलाकों में स्वास्थ्य शिविर और आयुष्मान आरोग्य शिविर भी लगाए जाएंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक सस्ती और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। बिहार के युवाओं के लिए विदेशी नौकरी का नया रास्ता, पटना में खुलेगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। दरअसल बात है कि बिहार के उन युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है जो नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं। राज्य सरकार पटना में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने जा रही है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से शुरू होने वाले इस केंद्र के जरिए युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। खास बात यह है कि युवाओं को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर से बचाने और सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से नौकरी दिलाने पर जोर रहेगा। केंद्र के जरिए खाड़ी देशों, यूरोप और फिर पूर्वी एशिया समेत कई विदेशी रोजगार बाजारों में अवसर तलाशे जाएंगे। यहाँ पर ब्लू कॉलर और फिर व्हाइट कॉलर दोनों तरह की नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा विदेश जाने से पहले संबंधित देश के कानून, संस्कृति, कामगारों के अधिकार और कार्यस्थल के नियमों की जानकारी दी जाएगी। विदेशी भाषाओं और फिर विशेष कौशल का प्रशिक्षण भी मिलेगा। साथ ही मेडिकल जांच, बीमा और फिर डिजिटल डेटा तैयार करने जैसी सुविधाएं भी व्यवस्था का हिस्सा होगी। बिहार में ठनका गिरने से 9 लोगों की मौत, सीएम सम्राट चौधरी ने शोक जताते हुए की 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। दरअसल बिहार में मौसम के बिगड़े मिजाज के बीच वज्रपात ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। बिहार में ठनका गिरने की अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की जान चली गई है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई और प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आपदा राहत के तहत मुआवजे की राशि जल्द से जल्द मृतकों के परिजनों तक पहुंचाई जाए। यह सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का भी कभी भरोसा दिया है। मानसून के दौरान बिहार में लगातार वज्रपात की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। खास करके बारिश और फिर गरज चमक के समय इस खुले मैदान, खेत या फिर पेड़ के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। नए राशन कार्ड में ओटीपी बना बड़ी मुसीबत, 5060 आवेदन लेकिन सिर्फ 20 का ही हो सका आवेदन ऑनलाइन। दरअसल बात है कि बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में ओटीपी की समस्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। जहाँ कई जिले में नए राशन कार्ड के लिए अब तक हजारों आवेदन आए हैं, लेकिन उनमें से 20 आवेदनों की ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो सकी है। सबसे बड़ी दिक्कत मोबाइल पर ओटीपी नहीं आने और ओटीपी वेरिफिकेशन फेल होने की बताई जा रही है। इसके कारण आवेदकों की केवाईसी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और फिर जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने माना है कि तकनीकी खामी के कारण परेशानी आ रही है और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। अब लोगों को उम्मीद है कि तकनीकी समस्या जल्द दूर होगी और नए राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया सामान्य हो सकेगी। बिहार सरकार के पास नहीं बचा कर्मचारियों के वेतन का पैसा, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। दरअसल बात यह है कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर के सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य का खजाना लगभग खाली हो चुका है और सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने में भी परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि कई विभागों के कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है और ठेकेदारों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा कर दिया है कि विधायकों और फिर मंत्रियों को भी समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और उन्हें खुद एक समय 5 महीने तक वेतन नहीं मिला था। हालांकि ये सभी दावे तेजस्वी यादव की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया जाता है, इस पर सबकी नजर है।
खसरा रूबेला पर बड़ा अलर्ट, बिहार में 58,000 बच्चे टीके से वंचित, 265 प्रखंडों में बड़ी चिंता। दरअसल बात है कि बिहार में खसरा रूबेला टीकाकरण को लेकर की चिंता बढ़ गई है। बिहार में 58,000 से अधिक बच्चे अब तक खसरा रूबेला के जरूरी टीकों से वंचित है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 265 प्रखंड ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चों का टीकाकरण बाकी है। इसके बाद विभाग ने छूटे हुए बच्चों को टीका लगाने के लिए विशेष अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को घर घर जाकर के ऐसे बच्चों की पहचान करने और उन्हें टीकाकरण से जोड़ने पर जोर दिया गया है। खसरा और फिर रूबेला दोनों ही संक्रामक बीमारियां हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। जिलों और फिर प्रखंडों में अभियान की निगरानी भी की जा रही है ताकि निर्धारित लक्ष्य को जल्द पूरा किया जा सके। 17 अगस्त से बिहार में जमीन रजिस्ट्री होगी पेपरलेस। मोबाइल, ईमेल और फिर व्हाट्सएप पर मिलेगा डिजिटल लिंक। डीड से स्टाम्प तक पूरा काम ऑनलाइन। दरअसल बात है कि बिहार में 17 अगस्त से जमीन और फिर फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रही है। बिहार के सभी 141 रजिस्टर कार्यालयों में ये व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 51 कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी कार्यालयों में भी 17 अगस्त तक सुविधा शुरू करने की तैयारी है। नई व्यवस्था में डीड तैयार करने से लेकर के स्टाम्प शुल्क भुगतान, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद डिजिटल डीड की प्रति मोबाइल, व्हाट्सएप या फिर ईमेल के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और लोगों को रजिस्टर कार्यालयों में बार बार चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने अधिकारियों को व्यवस्था की लगातार निगरानी करने और लंबित काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर आएंगे एक साथ? बिहार में माइनस बीजेपी आरजेडी रिलायनमेंट की चर्चा तेज। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नए सियासी समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ आ सकते हैं? राजनीतिक गलियारों में इस संभावित गठजोड़ को माइनस बीजेपी और आरजेडी वाले नए रिलायनमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच रिश्तों को लेकर के अटकलें तेज है और माना जा रहा है कि अगर दोनों साथ आते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान या फिर प्रशांत किशोर की ओर से किसी औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में ये फिलहाल राजनीतिक चर्चा और संभावनाओं तक सीमित है। लेकिन अगर ऐसा कोई समीकरण बनता है तो इसका असर बिहार की राजनीति में मौजूद गठबंधनों और दलों की राजनीति पर पड़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी के हाथ से बिहार चला जाएगा, प्रशांत किशोर की खुली चुनौती। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बांकीपुर में 10,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने की अपनी घोषणा को दोहराते हुए प्रशांत किशोर ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो वे सामने आकर के कहें कि बांकीपुर के 10,000 युवाओं को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर का कहना है कि बांकीपुर में करीब 50,000 परिवार रहते हैं और इनमें 10,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि जनसुराज का मुख्य फोकस पढ़ाई और फिर रोजगार पर है। बीजेपी और एनडीए की ओर से प्लान को लेकर के उठाए गए सवाल पर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि जब बिहार में पर्याप्त ऑफिस, नौकरी और फैक्ट्रियां नहीं हैं तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। उन्होंने दावा कर दिया है कि अगर बीजेपी रोजगार जैसे मुद्दों से ध्यान हटाती है तो नुकसान सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा बिहार उसके हाथ से निकल जाएगा। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, पीएम सूर्य घर योजना में अब बिहार सरकार देगी इतना 1,000 रुपए। दरअसल बातें हैं कि बिहार के लोगों के लिए पीएम सूर्य घर योजना को लेकर के बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा बिहार सरकार भी घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आवासीय उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 होगी। ये राशि डीबीटी के जरिए सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 1 साल के लिए 1,000 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से सोलर पैनल लगवाने वाले परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ लोगों के बिजली खर्च को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाना है।
10 साल से लागू शराबबंदी कानून को प्रशांत किशोर ने बताया फर्जी, कहा बिहार से इसे हटना चाहिए। जी हां, दरअसल बात है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सियासी बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में करीब 10 साल से लागू शराबबंदी कानून को फर्जी बताते हुए इसे बिहार से हटने की मांग की है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि शराबबंदी के बावजूद भी दूसरे राज्यों से लगातार शराब बिहार पहुंच रही है और इसकी वजह से अवैध कारोबार तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि शराबबंदी से सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि इसका फायदा शराब माफिया और भ्रष्ट तंत्र को मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने जहरीली शराब से होने वाली मौतों का मुद्दा उठाते हुए भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि मौजूदा व्यवस्था से समाज का भला नहीं हो रहा है। दूसरी ओर सरकार और एनडीए के नेताओं की ओर से शराबबंदी को सामाजिक हित से जुड़ा कानून बताया जा रहा है। बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन 17 अगस्त से जाने परीक्षा पैटर्न और पासिंग मार्क्स। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी 2026 को लेकर के आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। एसटीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से शुरू होंगे और परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक विज्ञप्ति में दी जाएगी। जब बताया गया है कि विज्ञप्ति 14 अगस्त तक जारी हो सकती है। इस परीक्षा के जरिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को पात्रता हासिल करने का मौका मिलेगा। परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए, जबकि पेपर 2 उच्च माध्यमिक यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए होगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की जानकारी सामने आई है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो फिर सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्गों के लिए नियम के अनुसार छूट का प्रावधान रहेगा। 2024-26 सत्र के डीएलएड और फिर बीएड अभ्यर्थियों को भी इससे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी ही अपराधी प्रवृत्ति का है, प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को बताया अपराधी। जी हां, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला और कहा कि प्रशांत किशोर अपराधी है। जी हां, सम्राट चौधरी की कार्यशैली और अपराध से जुड़े मामलों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही अपराधी प्रवृत्ति का हो तो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है और सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि वे जनता के सामने साफ छवि और बेहतर प्रशासन का उदाहरण पेश करें। बिहार में शराबबंदी पर मंत्री ने दिया जब बयान, बोले शराब माफिया और शराब प्रेमी चला रहे हैं हटाने की मुहिम। दरअसल बात है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बिहार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने शराबबंदी कानून की समीक्षा या फिर इसे हटाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी हटाने की मुहिम शराब माफिया और फिर कुछ शराब प्रेमियों की ओर से चलाई जा रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए शराबबंदी को खत्म करने का कोई सवाल नहीं है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराबबंदी हटने से बिहार के राजस्व में 14 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसी मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने शराबबंदी के सामाजिक फायदा गिनाए और इसके विरोधियों से शराब के दुष्प्रभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अपील की है। इसी बीच शराबबंदी को लेकर के बिहार में सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच बहस लगातार तेज होती जा रही है। 15 अगस्त को बिहार के 30,000 भूमिहीन परिवारों को बड़ी सौगात। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बोले बदलेगी जिंदगी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार 15 अगस्त को बिहार के 30,000 पात्र भूमिहीन परिवारों को बड़ी सौगात देने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के मुताबिक अभियान बसेरा 2 के तहत इन परिवारों को वास भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र यानी कि घर बनाने के लिए जमीन का अधिकार दिया जाएगा। सरकार ने सभी 38 जिलों के लिए लक्ष्य तय किया है और पूरी प्रक्रिया को अभियान बसेरा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रखा गया है। लाभुकों की सूची को अंतिम रूप देने और फिर प्रमाण पत्र तैयार करने का काम पहले ही पूरा करने का निर्देश दिया है। मंत्री के अनुसार अभियान बसेरा 2 के तहत अब तक 71,569 से अधिक पात्र परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त को जिला मुख्यालय और फिर विशेष शिविरों में लाभुकों को प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से भूमिहीन परिवारों को अपने घर के लिए अस्थायी जमीन का अधिकार मिलेगा और उनके जीवन में सम्मान और सुरक्षा बढ़ेगा। सुधा दूध का नया प्लान,
अब घर घर पहुंचेगा बकरी का दूध, बिहार में शुरू होने जा रही है बड़ी पहल। दरअसल बात है कि बिहार में अब सुधा के जरिए बकरी का दूध भी लोगों के घरों तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। यह सरकार बकरी के दूध को संगठित डेयरी कारोबार से जोड़ने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत कॉम्फेड के मौजूदा दूध संग्रह नेटवर्क का इस्तेमाल बकरी का दूध जुटाने में किया जाएगा। इसके बाद दूध की गुणवत्ता और फिर बाजार की मांग के अनुसार इसकी प्रोसेसिंग और फिर पैकेजिंग करके इसे सुधा ब्रांड के तहत बेचने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे छोटे और फिर सीमांत पशुपालकों के साथ ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। बकरी पालकों को वैज्ञानिक तरीके से पालन, पशु स्वास्थ्य और फिर प्रबंधन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए बिहार पशुपालन निदेशालय और द गोट ट्रस्ट के बीच MOU भी हुआ है। सरकार की कोशिश है कि बकरी सिर्फ जरूरत के समय बेचने वाली संपत्ति न रहे, बल्कि पशुपालकों के लिए नियमित आय का जरिया बने। सभी सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के बाद भी निकलेगी तिरंगा यात्रा, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया निर्देश। दरअसल बात है कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के बाद भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा 2026 अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा अभियान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और फिर अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि तिरंगा यात्रा को सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं बनाया जाए, बल्कि इसमें शिक्षक, छात्र, अभिभावक और फिर स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि इन आयोजनों के कारण छात्रों की नियमित पढ़ाई किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य तिरंगा यात्रा के जरिए बच्चों में देशभक्ति, राष्ट्र की एकता, सामाजिक सौहार्द और फिर जिम्मेदार नागरिक होने की भावना को मजबूत करना है। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों का निरीक्षण करके इसकी सफलता सुनिश्चित करने को कहा गया है। क्या शराबबंदी पर नीतीश कुमार के फैसले को पलटने का रिस्क लेगी बीजेपी? जवाब जानकर आप भी रोज रह जाएंगे हैरान। दरअसल बिहार में करीब 10 साल से लागू शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासी बहस तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले को पलटने का जोखिम उठाएगी? मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बीजेपी के लिए अकेले शराबबंदी खत्म करने का फैसला लेना आसान नहीं माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक JDU की सहमति के बिना इन मुद्दों पर कोई भी बड़ा फैसला संभव नहीं है। वहीं पर बीजेपी की ओर से भी संकेत दिया गया है कि शराबबंदी पर फैसला किसी एक नेता का नहीं, बल्कि सरकार और कैबिनेट का सामूहिक निर्णय होगा। JDU लगातार शराबबंदी के समर्थन में अपना रुख साफ कर रही है और कानून की समीक्षा से भी इनकार कर चुकी है। ऐसे में राजस्व बढ़ाने और फिर शराबबंदी से जुड़े सामाजिक प्रभाव को लेकर के बहस भले ही तेज हो गई हो। 70वीं BPSC में परचम लहराने वाली मौसमी कुमारी से मिलने पहुंचे खान सर, जमीन पर बैठकर खाना दिया प्रेरणादायक संदेश। दरअसल बात है कि 70वीं BPSC परीक्षा में DSP पद पर चयनित मुजफ्फरपुर की बेटी मौसमी कुमारी से मिलने मशहूर शिक्षक खान सर उनके गांव पहुंची। यह खान सर ने मौसमी और फिर उनके परिवार से मुलाकात करके सफलता की बधाई दी। इस दौरान खान सर ने सादगी दिखाते हुए परिवार के साथ जमीन पर बैठ करके खाना भी खाया। उन्होंने मौसमी की सफलता को उन छात्रों और फिर बेटियों के लिए प्रेरणा बताया जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़े सपने देखते हैं। यह खान सर ने कहा कि मेहनत और फिर सही दिशा में की गई तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। मौसमी के DSP बनने से उनके परिवार के साथ पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। खान सर के इस दौरे से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्थानीय युवाओं में भी उत्साह भरा है। आधी रात बिहार के हाईवे पर वसूली का खेल, ओवरलोडिंग के नाम पर ट्रक चालकों से बदसलूकी का आरोप, कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम। दरअसल बात है कि बिहार के हाजीपुर छपरा NH पर देर रात ट्रक चेकिंग को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि रात करीब 1 बजे ओवरलोडिंग के नाम पर ट्रक को रोका गया और चालक के साथ बदसलूकी की गई। घटनाक्रम कैमरे में भी कैद हुआ है, जिसमें टीम के साथ मौजूद एक निजी व्यक्ति द्वारा ट्रक चालक कॉलर पकड़ के उसे नीचे उतारने की कोशिश करते हुए दिखाई देने का दावा किया है। बाद में ट्रक को अलग अलग जगहों पर ले जाया गया और ओवरलोडिंग की जांच के लिए काटा कराने की बात कही गई। लेकिन जब मीडिया ने अधिकारियों से सवाल किया और मामले की जानकारी हाजीपुर SDO को दी गई तो फिर आरोप है कि ट्रक को बिना काटा कराए ही छोड़ दिया गया। बिहार के लोगों की बल्ले बल्ले, केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। दरअसल बात यह है कि बिहार के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र ने बिहार के विकास से जुड़ी कई योजनाएं और फिर परियोजनाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। इससे बिहार में सड़क, रेल, परिवहन, उद्योग और फिर बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। केंद्र और फिर राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के जरिए आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों को बेहतर सुविधा
ऊंचाई मिलेगी। खासतौर पर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र की इस मदद को बिहार के लिए आर्थिक और फिर विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है। दोस्तों, किशनगंज में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर के बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस और फिर एसएसबी के जवान, स्कूली बच्चे और आम नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पूरा शहर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। तिरंगा यात्रा की शुरुआत पश्चिम पाली चौक से हुई। इसके बाद यात्रा चुरुपट्टी, फल चौक, गांधी चौक, डे मार्केट सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर के गुजरी और अंत में समाहरणालय परिसर पहुंच करके संपन्न हुई। 1 किलोमीटर से अधिक लंबी इस यात्रा में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। जब यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में लहराता तिरंगा और फिर देशभक्ति के नारों ने पूरे माहौल को खास बना दिया। रास्ते में कई जगह शहर वासियों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी नवीन कुमार और फिर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के अलावा किशनगंज सदर विधायक कमरुल हुदा, कोचा धवन विधायक सरवर आलम, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह उर्फ लखा, जेडीयू जिला अध्यक्ष फैसल अहमद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साहबुल अख्तर और अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार और फिर मिक्की साहा समेत कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एसडीपीओ, बिहार पुलिस और फिर एसएसबी के जवान, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, विद्यालयों के छात्र छात्राएं और स्वास्थ्य विभाग की एएनएम स्कूल की छात्राओं ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि ये कार्यक्रम सिर्फ किशनगंज शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिले के सभी 7 प्रखंडों में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभाएं। तिरंगा यात्रा के जरिए किशनगंज में एक बार फिर से ये संदेश दिया गया है कि देशभक्ति केवल किसी एक वर्ग या फिर समूह की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड में 2 गांव के लोगों को कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जागीर पदमपुर पंचायत के उत्तर कब्रिस्तान तक कचहरी बस्ती और हाट पदमपुर गांव से जाने के लिए कोई उचित सड़क नहीं है। खास करके बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब होने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। बताया जा रहा है कि उत्तर कब्रिस्तान का इस्तेमाल कचहरी बस्ती, हाट पदमपुर, सुकंदिगी और फिर बनिया डांगी सहित 4 गाँव के लोग करते हैं। इनमें सुकंदिगी और फिर बनिया डांगी के ग्रामीणों के लिए कब्रिस्तान तक पहुंचने का रास्ता मौजूद है, लेकिन कचहरी बस्ती और फिर हाट पदमपुर के लोगों को उचित सड़क नहीं होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी उस समय होती है जब किसी व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को कब्रिस्तान ले जाना पड़ता है। बरसात में कच्चे और खराब रास्ते पर कीचड़ और पानी जमा हो जाने से लोगों के लिए कब्रिस्तान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही है। इसके बावजूद भी अब तक कब्रिस्तान तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। इसी समस्या को लेकर के कचहरी बस्ती और फिर हाट पदमपुर के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों ने विधायक से कब्रिस्तान तक सड़क निर्माण कराने का अनुरोध किया है ताकि दोनों गांव के लोगों को इस परेशानी से अस्थायी रूप से राहत मिल सके। स्थानीय ग्रामीण मुनाजिर आलम, तैयब, वाहिद, जुनैद और सागिर सहित अन्य लोगों का कहना है कि सड़क बन जाने से सिर्फ बरसात के दिनों में ही नहीं बल्कि पूरे साल लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ग्रामीणों की मांग है कि जनप्रतिनिधि और फिर संबंधित विभाग इस समस्या को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द कब्रिस्तान तक सड़क निर्माण की दिशा में पहल करे, क्योंकि किसी परिवार के लिए अपने किसी प्रियजन को अंतिम विदाई देना ही बेहद कठिन समय होता है। ऐसे में खराब रास्ते की वजह से होने वाली परेशानी को कम करना भी जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज जिले में करीब 1 सप्ताह से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार तेज धूप, उमस और गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सावन में जहां पर लोग बारिश और सुहाने मौसम की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं पर बादल छाने के बावजूद पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। जब सुबह से ही तेज धूप निकलने के बाद तापमान बढ़ जाता है और दोपहर तक गर्मी और फिर उमस लोगों को बेहाल कर देती है। बारिश नहीं होने का सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। जब खेतों में धान की फसल लगी है और फिर किसानों को पर्याप्त नमी के लिए बारिश का इंतजार है। किसानों का कहना है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो फिर धान
धान की फसल प्रभावित हो सकती है। खेतों की मिट्टी में नमी कम होने लगती है। खेतों की मिट्टी में नमी कम होने लगी है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उनकी चिंता और बढ़ गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में सावन के महीने में जहां पर लोगों को झमाझम बारिश और सुहाने मौसम का इंतजार रहता है, वहीं पर इस बार जिले के लोग तेज धूप और फिर उमस से परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले करीब एक सप्ताह से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किशनगंज शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक गर्मी का असर बढ़ गया है। सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दोपहर होते होते उमस लोगों की परेशानी और बढ़ा दे रही है। सबसे बड़ी चिंता अब लोग किसानों को लेकर है। किशनगंज कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान धान की खेती पर निर्भर है। खेतों में धान की फसल लगी हुई है, लेकिन पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण खेतों की मिट्टी में नमी कम होने लगी है। ऐसे में किसानों की नज़र अब आसपास पर टिकी हुई है। किसानों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो फिर धान की फसल पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे किसी तरह खेतों में पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोटे और फिर सीमांत किसानों के लिए ये अतिरिक्त खर्च चिंता बढ़ाने वाला है। जब बारिश समय पर नहीं हुई तो फिर खेती की लागत भी बढ़ सकती है और उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है। बारिश नहीं होने का असर आम जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है। सुबह और फिर शाम के मुकाबले दोपहर के समय बाजार में लोगों की आवाजाही कम हो जा रही है। जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक और फिर छोटे दुकानदार गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग छाता, गमछा और फिर पानी का सहारा ले रहे हैं। घरों में पंखे और फिर कूलर लगातार चल रहे हैं, लेकिन उमस के कारण लोगों को पूरी तरह से राहत नहीं मिल पा रही है। इसी बीच बिजली कटौती की समस्या भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बिजली जाने के बाद गर्मी और फिर उमस के बीच घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर किशनगंज के ग्रामीण इलाकों में भी लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के लिए बारिश सिर्फ गर्मी से राहत का जरिया नहीं बल्कि उनकी फसल और फिर पूरे साल की आमदनी से जुड़ा जरूरत है। फिलहाल आसमान में बादल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में किशनगंज के लोगों की नज़र मौसम पर टिकी हुई है। दोस्तों, बिहार में ग्राम पंचायतों का रूप बदल जाएगा क्योंकि 5000 नई पंचायतें बनाई जाएगी। परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया तय है। जहां बिहार में इस साल पंचायत का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद गांव की सरकार की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। नवंबर-दिसंबर 2026 में वर्तमान मुखिया, सरपंच समेत पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होना है। इसके पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन चुनाव से पहले होने वाला परिसीमन कई इलाकों का पूरा चुनावी गणित बदल देगा। बड़ी आबादी वाली पंचायतों का नए सिरे से बंटवारा हो सकता है और इसके कई नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सकता है। इसका असर मुखिया, सरपंच और फिर वार्डों की संख्या के साथ आरक्षण व्यवस्था पर भी पड़ेगा। बिहार में अभी करीब 8053 ग्राम पंचायतें हैं। परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर के करीब 13000 तक पहुंचने की संभावना है, यानी कि करीब 5000 नई पंचायतें अस्तित्व में आ सकती है और मुखिया के पदों में लगभग 60 से 61% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और मौजूदा करीब 8053 मुखिया पदों की संख्या बढ़कर करीब 13000 हो सकती है। पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ सरपंच और फिर ग्राम कचहरी से जुड़े पदों में भी इजाफा होने की संभावना है। इससे अगले पंचायत चुनाव में दावेदार के लिए नए पद और फिर नए चुनाव क्षेत्र सामने आएंगे। परिसीमन में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा, जहां आबादी के अनुसार पंचायतों और फिर वार्डों की नई सीमाएं तय होगी। जब प्रस्तावित व्यवस्था में करीब 7000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत और लगभग 500 की आबादी पर एक वार्ड बनाने का प्रावधान बताया जा रहा है। इसके तहत अधिक आबादी वाले पंचायत क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है, जबकि गांव और फिर टोलों को जरूरत के अनुसार दूसरी पंचायतों में शामिल किया जा सकता है। इसीलिए मौजूदा पंचायत में रहने वाले मतदाताओं की पंचायत सीमा अगले चुनाव तक बदल सकती है। परिसीमन का असर पंचायत चुनाव के आरक्षण पर भी पड़ेगा। नई पंचायतों और फिर वार्डों की सीमाएं तय होने के बाद आरक्षण का नया जिक्र लागू हो सकता है। ऐसे में 2021 के चुनाव में जिस सीट पर जिस वर्ग के लिए आरक्षण था, जरूरी नहीं है कि अगले चुनाव में भी वही स्थिति रहे। इससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को परिसीमन और आरक्षण की अंतिम लिस्ट जारी होने तक अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आयोग विस्तृत दिशा निर्देश और मानक तैयार करेगा। इन्हीं के आधार पर सभी जिलों में जिला निर्वाचन
विभिन्न पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के माध्यम से पंचायत और फिर वार्डों का परिसीमन कराया जाएगा। इसे लेकर के आयोग के स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। परिसीमन पूरा होने के बाद पंचायतों की नई सीमाएं और पदों की संख्या स्पष्ट होगी। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने भी समय पर पंचायत चुनाव कराने की कोशिश की बात कही है। हालांकि चुनाव की अंतिम तारीख परिसीमन और फिर उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की गति पर निर्भर करेगी। ऐसे में 2026 के अंत तक बिहार में पंचायतों का मौजूदा ढांचा काफी हद तक बदल सकता है। नई पंचायतों के गठन के साथ हजारों नए पद सामने आएंगे और गाँव की सरकार के चुनाव में इस बार दावेदारों से लेकर के पंचायतों की सीमाओं तक बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।